नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कि इंडियन सीप ब्रीड में किस प्रकार से जेनेटिक इम्प्रूवमेंट को लाया जा सकता है। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि इंडियन गोट ब्रीड है उसमें किस प्रकार से अप्रोच को अपनाई जानी चाहिए उसके इम्प्रूवमेंट के लिए। तो यहाँ पर जो अप्रोच होगा वो मोर और लेस सेम होगा, वैसा ही होगा जैसा कि हमने गोट के कंडीशन में डिस्कशन किया था। थोड़ा बहुत चेंजेज होंगे, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कशन करूँगा। जैसा कि मैंने वहाँ पर भी बताया था कि इंडियन गोट ब्रीड के इम्प्रूवमेंट के लिए सिलेक्शन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो लोकल ब्रीड है, जो लोकल डिस्क्रिप्ट ब्रीड है, उसमें सेलेक्टिव ब्रीडिंग किया जाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके तहत हमें हर एक ब्रीड के अच्छे मेल और फीमेल जर्म प्लाज्म को आइडेंटिफाई करके उनको पहचानना होगा। और यहाँ पर एक स्कीम है जिसे यूज करते हुए काफ़ी तेज़ी से हम यहाँ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। उस स्कीम का नाम है ओपन न्यूक्लियस ब्रीडिंग स्कीम। मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक एलेबोरेट लेक्चर, लगभग आधा घंटा से ज़्यादा का लेक्चर मैंने ऑलरेडी बना रखा है। आप उस लेक्चर को देखकर इस टॉपिक की बारीकियों को समझ सकते हैं। और मैंने जब गोट के इम्प्रूवमेंट का जो लेक्चर बनाया था उसमें भी ONBS का जिक्र किया था। तो मैं इस वजह से यहाँ पर काफ़ी ब्रीफली चीज़ों को बताऊंगा कि ONBS के अंदर आप जो बेस्ट जर्म प्लाज्म होते हैं मेल फीमेल को आइडेंटिफाई करने के बाद एक न्यूक्लियस बनाते हैं और वहाँ पर सूटेबल इंडिविजुअल्स के बीच में मीटिंग करवाने के बाद जो आपके पास आउटस्टैंडिंग ऑफ स्प्रिंग आते हैं और उसमें से भी जो मेल बहुत अच्छे आते हैं उनको यूटिलाइज किया जाता है फार्मर के हर्ड में इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ONBS इस प्रकार से इसका टोटल डिटेल यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा पार्टिसिपेटरी शिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ये भी यूज किया जाता है। पार्टिसिपेटरी में जो किसान होते हैं वो अपने हर्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। एक किसान के पास कुछ अच्छा एनिमल है तो वो दूसरे हर्ड में उसे म्यूचुअली यूज़ करते हुए हर हर्ड को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आखिर जो हमारा ब्रीडिंग पॉलिसी है वो किस प्रकार से है। तो ब्रीडिंग पॉलिसी में जो कि अभी तक हमने डिस्कस कर रहे हैं कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग रिकॉग्नाइज्ड ब्रीड में काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है और इसकी बात की जा रही है कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग को यूज किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल है, जो नॉन डिस्क्रिप्ट शिप के नस्ल है, उनमें ग्रेडिंग अप किया जाना चाहिए। ग्रेडिंग अप वैसे रैम को यूज किया जाना चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज्ड और अच्छे ब्रीड है, उनको यूज करते हुए ग्रेडिंग अप करते हुए उनमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की जानी चाहिए। इसके अलावा हम यहाँ पर जो लोकल ब्रीड है उसमें क्रॉसिंग भी करवा सकते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग भी किया जा सकता है। फॉरेन के जो ब्रीड है, जो अच्छे नस्ल के एग्जॉटिक जर्म प्लाज्म है, उसमें से मेराइनो जो है वो यूज किया जा सकता है। और मेराइनो को अक्सर हम यूज करते हैं जो हमारे हिली एरिया है वहाँ के जो नस्ल है उनमें मेराइनो को यूज किया जाता है। अब हम ब्रीडिंग स्ट्रेटेजी में देखेंगे कि किस प्रकार से हम कारपेट वूल प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इंडियन जो भी सीप की ब्रीड है उसमें किस प्रकार से कारपेट वूल की प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो जो भी इंडिजिनस कारपेट वूल ब्रीड है इंडिया में जिसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा नहीं है, जैसे कि मारवाड़ी, मागरा, जैसलमरी, पुगाल, ये सब काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड ब्रीड है। इनमें सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हुए हम कारपेट वूल के परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं। सेलेक्टिव ब्रीडिंग के लिए हमें जो मेल होता है उसे रिकॉग्नाइज करना पड़ता है और मेल को लैम्ब कंडीशन में ही रिकॉग्नाइज करना होता है। 6 मंथ के एज में उसमें फ्लिस वेट के प्रोडक्शन के हिसाब से मेल को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और उसके बाद इन मेल को यूज किया जाता है जो पॉपुलेशन है मारवाड़ी, मागरा, जैसलमरी, पुगाल, इस तरीके के जो नस्ल के जो पॉपुलेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर अपग्रेडिंग किया जा सकता है। साउदर्न इंडियन ब्रीड जो है जिसकी कारपेट वूल प्रोडक्शन की जो क्षमता है वह कम है, तो वहाँ की ब्रीड को अपग्रेड किया जा सकता है नॉर्थ इंडियन
नस्लों के साथ जिसकी कारपेट वूल की प्रोडक्शन की जो क्षमता है वो ठीक ठाक अच्छा है। तो नाली और मागरा को यूज किया जा सकता है। साउथ इंडियन ब्रीड जिनकी कारपेट वूल प्रोडक्शन एबिलिटी बहुत अच्छा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो इन्फीरियर कारपेट वूल वाले ब्रीड है जैसे कि मालपुरा, सोनाडी, जैसलमेरी, मुजफ्फरनगरी जिनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, उनमें क्रॉसिंग भी करवाया जा सकता है एग्जॉटिक ब्रीड के साथ। तो एग्जॉटिक फाइन वूल ब्रीड जो है उसको यूज करते हुए हम यहाँ पर इन ब्रीड में क्रॉसिंग भी करवाया जा सकता है। और यहाँ पर जनरली जो एग्जॉटिक वूल के साथ साथ उनकी मटन परफॉर्मिंग एबिलिटी भी अच्छी होती है एग्जॉटिक ब्रीड को, उसे यूज करते हुए उसका जो इनहेरिटेंस है, एग्जॉटिक इनहेरिटेंस हम यहाँ पर लगभग 50% के आसपास रखते हैं। फाइन वूल प्रोडक्शन के इम्प्रूवमेंट के लिए जो ब्रीडिंग स्ट्रेटजी है वो कुछ इस प्रकार से अपनाई जा सकती है। जो इंडिजिनस हिली एरिया की जो नेटिव ब्रीड है उसके अलावा राजस्थान से यदि बात की जाए तो नाली और चोकला नस्ल, गुजरात से बात की जाए तो पतनवाड़ी, तमिलनाडु की नीलगिरी, इन नस्लों में क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हुए हम फाइन वूल की प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और क्रॉस ब्रीडिंग भी किन ब्रीड से की जानी है, जो एग्जॉटिक ब्रीड है उसमें मुख्यतः से रामबुलेट और मेराइनो इसे यूज किया जा सकता है। और इनका जो इनहेरिटेंस है, एग्जॉटिक इनहेरिटेंस है, वो हम 50 से 75% तक रखा जा सकता है। इसके अलावा मटन प्रोडक्शन के इम्प्रूवमेंट के लिए किस प्रकार से स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है, तो इंडियन ब्रीड में मंदिया नस्ल है जिसकी ड्रेसिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छी है, इवन कई सारे एग्जॉटिक ब्रीड से भी अच्छा है, तो उसे यूज किया जा सकता है मटन पर्पस के लिए। साथ ही साथ कुछ एग्जॉटिक ब्रीड भी यूज किए जा सकते हैं अपग्रेडेशन के लिए। जो इंडियन नेटिव इंडिजिनस ब्रीड है, नस्ल है, उनमें यदि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो उनमें अपग्रेडेशन किया जा सकता है मंदिया के साथ और साथ ही साथ कुछ एग्जॉटिक ब्रीड के साथ। नेटिव ब्रीड में मालपुरा, सोनाडी, मुजफ्फरनगरी, मंदिया, ये जो नस्ल है ये ठीक ठाक मटन प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा नेल्लौर भी है, तो नेल्लौर, मंदिया, मुजफ्फरनगरी, सोनाडी, मालपुरा, इन नस्लों की मटन प्रोडक्शन एबिलिटी काफ़ी अच्छी है। इनमें क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हुए इनकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इनके क्रॉस ब्रीडिंग के लिए डॉर्सेट और सफोल्क को यूज किया जा सकता है। अब पेल्ट प्रोडक्शन की बात की जाए कि किस प्रकार से पेल्ट प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, तो इंडियन नस्ल जो कि कोर्स कारपेट वूल प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको कराकुल ब्रीड के साथ क्रॉस करवाते हुए उनकी पेल्ट प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जा सकता है। इंडियन ब्रीड में मालपुरा और सोनाडी, ये जो नस्ल है, इनको क्रॉस करवाया जा सकता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिकमेंडेशन टाइप पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा जो कि हमें इम्प्रूवमेंट के लिए अक्सर ध्यान में रखना चाहिए। इन पॉइंट को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि प्योर ब्रीडिंग या सेलेक्टिव ब्रीडिंग करवाया जाना चाहिए। इंडियन जो भी सीप की नस्ल है उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए नेटवर्क प्रोजेक्ट, ओपन न्यूक्लियस ब्रीडिंग स्कीम और फिर उसके अलावा पार्टिसिपेटरी सीप ब्रीडिंग प्रोग्राम, इन सबको यूटिलाइज करते हुए हम अपने भारतीय भेड़ के नस्लों में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल डॉक्यूमेंटेशन यानी जो रिकॉर्डिंग है, एनिमल्स के रिकॉर्डिंग है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सेलेक्टिव ब्रीडिंग करने के लिए हमें इंडिविजुअल्स को पहचानना होता है, डैम सायर को सेलेक्ट करना होता है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वल्नरेबल ब्रीड जो है उनमें कंजर्वेशन काफ़ी आवश्यक है और इसके अलावा मार्केटिंग काफ़ी आवश्यक है। कोऑपरेटिव बनाकर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो भी प्रोडक्ट है, सीप के जो भी प्रोडक्ट है, उनकी मार्केटिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा लास्ट में हम देखेंगे कि कुछ नस्ल तैयार की गई है, सिंथेटिक ब्रीड तैयार की गई है, उसको एक बार देखेंगे कि कौन कौन सी इंडिया में ऐसे नस्ल तैयार किए गए सिंथेटिक्स जो कि काफ़ी फेमस हुए। तो उनमें फाइन वूल में हिसारडेल, कश्मीर मेराइनो, भारत मेराइनो, अविवस्त्रा, तो इनमें किन ब्रीड को यूटिलाइज किया गया है, किस जगह इन ब्रीड को तैयार किया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा एग्जॉटिक इनहेरिटेंस क्या है, तो
इस डिस्कशन में ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, आप इन सभी को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा कारपेट वूल की बात की जाए तो कारपेट वूल के लिए अभी कालीन तैयार किया गया है और मटन टाइप के लिए अभी मांस तैयार किया गया है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि इंडियन सीप ब्रीड के जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए किस प्रकार से अप्रोच लिया जा सकता है, स्ट्रेटेजी किस प्रकार से अपनाई जानी चाहिए। मुझे होप करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। यदि कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।